हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, भारतीय संविधानवाद एक सूक्ष्म संतुलन पर टिका हुआ है। एक तरफ है औपचारिक समानता यानी कि फॉर्मल इक्वालिटी और दूसरी तरफ है तात्विक समानता यानी कि सब्सटैंशियल इक्वालिटी। अनुच्छेद 15 जो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 1 दिया गया है, वह एक ऐसे समाज का वादा करता है जहां राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को यह स्पष्ट था कि यह एक ऐतिहासिक रूप से खंडित समाज में तटस्थता अगर हम स्थापित करेंगे तो वह अक्सर यथास्थिति के तौर पर मानी जाएगी। इसीलिए भारतीय संविधान में सकारात्मक भेदभाव को न केवल स्वीकार किया गया बल्कि इसे एक नैतिक दायित्व भी बनाया गया। लेकिन यहीं से एक गहरा प्रश्न भी जन्म लेता है कि अगर संविधान शक्ति देता है तो उसे राज्य प्रयोग करने में क्यों हिचकता है। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के 20 साल पूरे होने के बाद भी आज अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 5 एक अधूरा वादा क्यों है। आज हम इसे भावनाओं से नहीं बल्कि संवैधानिक यथार्थवाद के चश्मे से देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, चर्चा से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 5 वास्तव में क्या कहता है। संविधान के अनुसार इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत किसी भी बात के होते हुए भी राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों के उन्नयन के लिए किसी भी शैक्षिक संस्था में, चाहे वह राज्य द्वारा संचालित हो या निजी संचालन में हो, विशेष प्रावधान कर सकता है सिवाय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के। अर्थात 15 का 5 जो है वो अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर सभी निजी और सरकारी संस्थानों में SC, ST, OBC को आरक्षण देने का, विशेष प्रावधान करने का प्रावधान करता है। ध्यान दीजिए, यह कोई सामान्य प्रावधान नहीं है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 19(1)(g) के अधिकार को भी अध्यारोपित किया गया है और कहा गया कि इस मौलिक अधिकार को भी राज्य ओवरराइड कर सकता है। यानी कि संविधान ने साफ कहा कि व्यापार की स्वतंत्रता सामाजिक न्याय से ऊपर नहीं हो सकती। 19(1)(g) जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 15 के 5 को समझने के लिए हमें 1991 के भारत को भी समझना होगा। उदारीकरण के बाद राज्य ने उच्च शिक्षा से धीरे धीरे अपने कदम वापस खींच लिए। अब राज्य ने जब अपने कदम वापस खींचे तो उस शून्य को भरने के लिए निजी क्षेत्र आगे आता है। TMA पाई हो या इनामदार हो, ऐसे मामलों में निजी शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को प्रधानता भी दी गई। लेकिन तभी राज्य ने एक असहज सत्य को सामना किया और कहा कि अगर उत्कृष्टता के केंद्र पूरी तरह से बाजार संचालित हो जाएंगे तो सामाजिक न्याय केवल सरकारी कॉलेजेस तक ही सीमित रह जाएगा। 15 का 5 इसी चिंता का उत्तर, संवैधानिक उत्तर बना और राज्य ने घोषणा की कि शिक्षा कोई वस्तु नहीं है, एक कमोडिटी नहीं है, यह सार्वजनिक नैतिक उत्तरदायित्व है जो सरकारी संस्थानों के साथ साथ निजी संस्थानों पर भी लागू होगा। देखिए, वास्तव में 93वें संविधान संशोधन जो है वह एक प्रगतिशील विचार था, लेकिन उसकी आत्मा में 3 संरचनात्मक कमजोरियां थीं। उन कमजोरियों को समझिएगा। पहली बड़ी कमजोरी थी, यह सक्षम तो था किंतु अनिवार्य नहीं था। संविधान कर सकता है, यह कहता है, लेकिन करना होगा यह नहीं कहता। अर्थात इसमें कोई बाध्यकारी उत्तरदायित्व राज्य पर नहीं डाला गया और यही इस प्रावधान की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दूसरा, शिक्षा में जो संघीय विखंडन है, वास्तव में केंद्र और राज्य के बीच में असमान कार्यान्वयन है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र नीति बनाता है और राज्य जिम्मेदारी टालते रहते हैं। इसी प्रकार तीसरा बड़ा समस्या इसमें आया नियामक कब्जा का। देखिए, निजी शिक्षा लॉबी है वो वास्तव में व्यवसाय करने आई हुई है। यह सामाजिक न्याय और मेरिट जैसे विवाद खड़े करती है, एक झूठा द्वंद्व खड़े करती है और राज्य
उसे चुनौती भी नहीं देता है। इन 3 कारणों की वजह से ये 15/5 लागू नहीं हो सका। देखिए, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघवाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15/5 को वैध ठहराया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक रणनीतिक संयम दिखाया और इस सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद इसके क्रियान्वयन का कार्य विधायिका पर छोड़ दिया। यहीं से जन्म हुआ एक तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस का। सरकारों ने अपने इस संयम को निष्क्रियता की ढाल बना लिया और इस प्रावधान को पूरे तरीके से कभी लागू ही नहीं किया। देखिए, ओबीसी आरक्षण के संकट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ओबीसी आरक्षण और SC/ST आरक्षण में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। अगर हम SC/ST आरक्षण की बात करते हैं तो देखिए, SC/ST आरक्षण में आप देखेंगे इसमें ऐतिहासिक बहिष्करण बहुत प्रूफ है, स्पष्ट पहचान है, संवैधानिक मान्यता है और सामाजिक सहमति भी है। लेकिन ओबीसी आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो वहां पर पिछड़ापन बहुत ही स्पष्ट नहीं है, इसमें समूह बहुत सारे हैं, आंतरिक विभाजन भी है और मेरिट का एक बड़ा विवाद इनके साथ जोड़ दिया जाता है। देखिए, वे भूल जाते हैं कि मेरिट जो है वो अवसर का परिणाम होती है, वंशानुगत गुण नहीं होती है। और इस विफलता का शिकार, यकीन मानिएगा, केवल क्रीमी लेयर नहीं है, असल पीड़ित है प्रथम पीढ़ी के वे शिक्षार्थी। जब वह परीक्षा पास करता है लेकिन उसे पता है कि निजी कॉलेज की सीट उसकी पहुंच से बाहर है और अब यहां पर जब उसे यह रियलाइज होता है कि वह इतनी महंगी शिक्षा अफोर्ड नहीं करता तो यह केवल अवसर की हार नहीं होती बल्कि सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन भी होती है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां पर मेधा का भी निजीकरण हो चुका है और निजी संस्थाएं उसे अपने मन से चला रही हैं, यहां तक कि संविधान के प्रावधानों को भी, स्पष्टतः दिए गए प्रावधानों को भी लागू नहीं किया जा सका है। देखिए, जब कोई संविधान में प्रावधान किया जाए और वह व्यवहार में ना हो तो यह अधिकार एक संवैधानिक प्रेत बन जाता है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल घोस्ट बन जाता है। अधिकार देना और उसे लागू न करना अधिकार न देने से भी अधिक घातक है और यही वह विश्वास का संकट है जो भारतीय गणतंत्र को कचोट रहा है। और गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, इसीलिए मैं इसे कहता हूं, यहां पर न्याय है या भ्रम है। समाधान भी है, इसका समाधान बहुत स्पष्ट है। अगर सरकार चाहे तो केंद्र एक अम्ब्रेला कानून बना सकता है पूरे देश के लिए, निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक ऑडिट, सोशल ऑडिट कराया जा सकता है, मेरिट की नई और समावेशी परिभाषा गढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो संविधान का अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 5 संविधान का एक सजावटी अनुच्छेद बनकर ही रह जाएगा। सवाल यह नहीं है कि अनुच्छेद 15(5) सही है या गलत है, सवाल यह है कि क्या भारतीय राज्य अपने ही संविधान की धड़कन सुनने को तैयार है अथवा नहीं है। क्या बाजार की गूंज संविधान की धड़कन को, संविधान की स्पिरिट को भी दबा सकता है? आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना है। हमारे यहाँ स्टडी IQ IAS में निर्माण बैच, जो कि जनवरी मॉर्निंग बैच है, वो शुरू हो रहा है 27 जनवरी से। और 27 जनवरी तक अगर आप हमारे किसी भी बैच में, किसी भी कोर्स में, स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में जुड़ते हैं तो आपको गणतंत्र दिवस के कारण 77% तक का ऑफ दिया जा रहा है फीस में। यह 77% की छूट वास्तव में वर्ष में सबसे बड़ी छूट हो जाएगी, क्योंकि इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा और ये 77वां गणतंत्र है और इसीलिए हम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर स्टडी IQ की ओर से एक बहुत बेहतरीन ऑफर और इतना डिस्काउंट लेकर आए हैं। तो इस मौके को मत चूकिएगा, क्योंकि इस मौके को चूकने का मतलब आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एडमिशन लीजिए तो यह कोड लगाइएगा, PK Live। इस कोड को लगाने से ही आपको यह 77% का ऑफ भी मिल जाएगा। हमारा हिंदी माध्यम का बैच, इंग्लिश माध्यम का बैच, इंग्लिश बैच, सारे बैचेस अवेलेबल हैं। 27 जनवरी से ये शुरू भी हो रहे हैं। आप उसके पहले जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं हो और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट के साथ हमारे सारे कोर्स के फीचर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये फीचर्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, साथ ही साथ वेबसाइट और ऐप पर भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।